हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। बहुत मज़ेदार मौसम हो गया कराची का। अ, अच्छी खासी ठंड हो गई है माशाल्लाह। और बड़ा मज़ा आ रहा है। दिसंबर का महीना मेरा फेवरेट महीना। और मैंने कहा चलो फिर आज एक और वीडियो बनाते। और आज का जो टॉपिक मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वो है डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस एक ऐसा टॉपिक है जिस पर अभी बहुत सारा काम करना बाकी है। और मैंने जब ज़ाहिर सीए में सारी चीज़ों को रिसर्च किया तो बहुत सारी नई नई चीज़ें मुझे भी सीखने को ज़ाहिर है। एवरी डे आई एम अ टीचर, इवन देन आई हैव बीन लर्निंग फॉर द पास्ट सो मेनी इयर्स एज अ टीचर ऑल्सो। तो देखते हैं डोमेस्टिक वायलेंस में क्या है हमारे पास। तो देखो, वुमेन are most likely to be in abusive relationship in their 20s, specifically ages 18 to 34, according to BJS, Bureau of Justice Statistics। ये अमेरिका का है और उन्होंने ये बताया कि 85% डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो खवातीन की को उसका शिकार होती है, खवातीन। बाकी 15% में कुछ मर्द भी है मेरी तरह बेचारे, वो भी मार खाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, पिटते हैं। ठीक है, औरतें भी होती है वायलेंट, ऐसी बात नहीं, लेकिन उनकी तादाद जो है वो सिर्फ 15% है। यानी 15% में वो मर्द हैं जो घर पे मार खाते हैं बीवियों से, या फिर बच्चे जो अपने बड़ों से मार खाते हैं। ठीक है, ये भी विक्टिम्स होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस। अच्छा, अब डोमेस्टिक वायलेंस क्यों होता है, इस पे मैंने मतलब ये मेरा टॉपिक था कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। तो मैं जब इस पे रिसर्च की तो मुझे पता चला हाइपर क्रिटिकल कुछ लोग होते हैं जिंदगी में जिनकी जबान बहुत चलती है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा जबान जब आप चलाते हैं, दोनों हो सकते हैं, हस्बैंड भी और वाइफ भी। और इसमें होता ही है कि कभी कभी एक औरत थी, अ, उसका शौहर उसको बहुत मारता था। जब वो घर में आती थी ना तो बहुत मारता था उसको। घर में घुसते ही ना, मतलब ये घर पे आया और उसने मारना शुरू कर दिया, थोड़ी देर हुई मारना शुरू कर दिया भी। बड़ी परेशानी, उसने अपनी माँ से शिकायत की। माँ से कहने लगी कि क्या करूं, तलाक ले लूं, ये तो बहुत मारता है। माँ ने कहा देखो वो अच्छा कमाता है, हैंडसम भी है, सब कुछ है, और कोई ऐसा प्रॉब्लम भी नहीं है, कोई दूसरी औरत का चक्कर भी नहीं है, बस जरा गुस्से का तेज है। ऐसा करते हैं, अब तुम तलाक लेके कहाँ जाओगी, तुम तो यतीम लड़की हो, तुम्हारा भाई भी नहीं, कोई कौन तुम्हें रखेगा। ऐसा करते हैं, किसी आमिल के पास चलते हैं, कोई ताबीज गंडा करवाते। तो वो आमिल के पास गए। तो आमिल ने जो है वो एक वेलो जैसा होता है ना, वेलो आपने देखा होगा, ये आजकल जो सिगरेट पीने वाले हैं उनके लिए एक वेलो टाइप निकलता है, तो तारा फिल्टर भी आता है सब। वो एक फिल्टर उन्होंने बना के दे दिया, कहला कि जैसे शौहर घर पे आए आपने ये फिल्टर जो है मुंह में रखना है और शौहर से बात नहीं करनी। उन्होंने कहा ठीक है। तो जैसे शौहर आया उसने मुंह में रख लिया, शौहर से बात नहीं की। और अच्छा दिन गुजर गया, इसी तरह 7-8 दिन गुजर गए। शौहर बहुत अच्छा हो गया, एकदम सब कुछ सही, ना हाथ मार रहा है, ना थप्पड़ मार रहा है, ना कुछ तंग कर रहा है, ना बस प्यार ही प्यार, घर में एकदम सुकून हो गया। वो भागी भागी गई आमिल के पास, कहने लगी भाई बड़ा सुकून हो गया मेरे घर में, तो ऐसा क्या था इस तावीज में जो आपने मुझे दिया था। उसने कहा भाई कोई तावीज नहीं था, ये सिर्फ एक वेलो था जो आपको दिया गया था ताकि जब शौहर आए तो अपनी जबान बंद रखे। आते ही शौहर घुसते ही अगर आप उसके ऊपर जो है इतनी ज्यादा शोर करेंगे, उसके ऊपर बातें सुनाएंगे, बातें 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 फजूल की, इसकी शिकायत उसकी शिकायत, ये हुआ वो, जाहिर आते ही घर में शौहर का दिमाग खराब हो जाता है। आए शौहर तो आपने हाइपर क्रिटिकल नहीं होना उसके साथ। ठीक है। अच्छा, इस तरह कुछ मर्द भी बड़े हाइपर क्रिटिकल होते हैं। एक साहब थे, उन्होंने क्या किया कि जब बेगम ने सुबह उनको ऑमलेट दिया नाश्ते के लिए, कहा मुझे तो ऑमलेट नहीं खाना, मुझे तो अंडा घोटाला वो जो सालन की तरह बना होता है वो खाना था। खैर दूसरे दिन बीवी ने अंडा घोटाला बना दिया। उन्होंने कहा जी आज तो मुझे ऑमलेट खाना था, तुमने अंडा घोटाला बना दिया। दूसरे दिन बेगम ने क्या किया, ऑमलेट बना दिया और अंडा घोटाला भी बना दिया, दोनों रख दिए सामने शौहर के। और क्या लगे कि भाई ये दोनों है, जो आपको पसंद है आप खा ले, बाकी मैं खा लूंगा। शौहर ने कहा यार तुम्हें यार अकल नहीं है यार, जिस अंडे का तुम्हें ऑमलेट बनाना चाहिए था उसका तुमने घोटाला बना दिया, जिसका घोटाला बनाना चाहिए था उसका ऑमलेट बना। हाइपर क्रिटिकल लोग होते हैं, हर वक्त अपनी जबान से कुछ ना कुछ बोलते रहते, क्रिटिकल। और वो नेगेटिव एनर्जी दे रहे होते हैं दूसरे पार्टनर को, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। उससे क्या होता है, झगड़ा होता है, उससे लड़ाई होती है। तो उसमें ये होता है कि एक
जो है उसकी जबान चलती है, दूसरे का हाथ चलता है। बस ये होता है, हाइपर क्रिटिकल नहीं होना चाहिए, ठीक है, रिलेशनशिप्स के अंदर। अच्छा, इस पे अमेरिकन मदर इन लॉ पे एक मूवी बनाई थी, हॉलीवुड की मूवी है मॉन्स्टर इन लॉ, मैंने बहुत साल पहले देखी थी ये। अम, बहुत अच्छी मूवी है, देखनी चाहिए सारे सब, और खातन को और मर्दों को, सबको देखनी चाहिए, मजेदार मूवी मॉन्स्टर इन लॉ। कभी कभी माएँ जो होती है ना, लड़कों की माएँ, वो जेलेसी में, ओवर प्रोटेक्टिव होने की वजह से, देखें, अ, मेरे उस्ताद कहते थे कि जब शादी होती है ना, तो नई नई शादी होती है, तो लड़के का अपनी बीवी की तरफ अट्रैक्ट होना एक नेचुरल अमल है। तो उसको जो है ना, अक्सर माएँ जो है ना, वो पावर पॉलिटिक्स का मसला बना लेती है। उनको ऐसा लगता है कि बहू जो है ना, वो मेरे बेटे पे कब्जा कर रही है और तावीज कर रही है और पता नहीं क्या कर रही है। तो इस तरह अक्सर माओ के चढ़ावे में आके जो है ना, बेटे बीवी को मारना शुरू कर देते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, नंदे सिस्टर इन लॉ, हाँ, ये भी बड़ा डेंजरस। अक्सर ये होता है कि अगर घर में अनमैरिड बहन हो, और या तो वो बड़ी हो एज की, उसकी शादी ड्यू है और वो शादी नहीं हुई है, तो वो भी फिर बड़ी क्रिटिकल हो जाती है, क्योंकि वो जो है अपनी भाभी को खुश नहीं देख सकती, तो वो भाई के कान चढ़ाना और इस तरह करके, और वो ताल्लुकात खराब करती। तो बेहतर ये है कि जब बहनें बड़ी हो जाए तो उनकी शादियां पहले कर दें। बहुत जरूरी है कि बहनों की शादी जल्दी कर दी जाए, जैसे वो अपनी तालीम कंप्लीट करें, उनकी शादी की कोशिश की जाए कि उनकी शादी पहले हो जाए, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि मियाँ बीवी के बीच में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से भी जो है ना, डोमेस्टिक वायलेंस होता है। देखिए, एक चीज होती है नेसेसिटीज, नेसेसरी जो जिंदगी के लिए जरूरी होती है, एक होता है लग्जरीज, एक नीड्स होती है, एक वांट्स होती है, ठीक है ना। तो नेसेसिटीज और लग्जरीज या नीड्स एंड वांट्स के बीच में ये होता है कि नीड्स भी पूरी नहीं हो पा रही। इस वक्त जो हाइपर इन्फ्लेशन पाकिस्तान में चल रहा है और दुनिया में भी, मेरे ख्याल है महंगाई बहुत है, तो होता ही कि फाइनेंशियल बर्डन्स जो है उसकी वजह से जब आदमी नीड्स को भी पूरा नहीं कर पाता, वांट्स तो दूर की बात है, फिर जब वांट्स पूरी नहीं होती तो फिर जो है एक की जबान चलती है, दूसरे का हाथ चलता है, ठीक है। तो मेरी हमेशा मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये समझाता हूँ कि अक्सर बड़ी फैमिलीज जो होती है, यानी जिन माँ बाप के बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं, उनमें भी ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से भी बहुत झगड़े होते हैं, उसमें बच्चे भी पिट रहे होते हैं। ज्यादा आदमी फ्रस्ट्रेटेड होता है, वो he is unable to grapple with the situation, rampant inflation we are facing in Pakistan or in other countries also. तो ज़ाहिर है वो फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाती है, नीड्स पूरी नहीं हो रही, वांट्स तो खैर छोड़ दे आप, तो उसमें फिर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती, सही है। अब कभी कभी होता है कि जब इंसान की वांट्स दूसरे पार्टनर पे हावी हो जाती है, तो फिर वो शोर करता है कि यार ये क्या है यार, हमेशा यार सेक्रीफाइस ही कर रहे हैं, कंप्रोमाइज ही कर रहे हैं, बर्दाश्त ही कर रहे हैं, हर चीज के बगैर चला रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों। उसमें फिर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से। एंगर मैनेजमेंट इश्यूज होते हैं बहुत सारे लोगों को, मतलब बहुत लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। अब एंगर मैनेजमेंट मेरा एक अलग टॉपिक है, मैं फिर कभी इस पे बात करूंगा कि ये एंगर क्यों होता है, उसका एंगर मैनेजमेंट क्या होता है और कैसे इसको जो है वो हैंडल किया जाना चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन बहरहाल कोई भी एक पार्टनर अगर गुस्से वाला ज्यादा है, आई एम सॉरी, और वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो एंगर मैनेजमेंट इश्यूज की वजह से लड़ाई शुरू हो जाती है और मारामारी शुरू हो जाती है। जेलसी, देखिए एक बात मेरी ध्यान में रखिएगा, लड़कियां जब कभी कभी जेलस होती, बीवियां खासतौर पर, तो वो बड़ी खूबसूरत लगती है जेलस होती, अच्छी लगती, बुरा नहीं लगता, बीवियां होती थोड़ी सी जेलस। तो मर्द अगर जेलस हो जाए बीवी के मामले में, तो मर्द अगर जेलस हो, शक्की मिजाज हो, घर तबाह हो जाता है। औरत की जेलसी इतनी खतरनाक नहीं होती जितनी मर्द की जेलसी खतरनाक है। लेकिन बहरहाल दोनों जेलसी की सूरत में जाहिर है कि एक की जबान चलती है, बाद में फिर एक का हाथ चलता है, वही फिर सिलसिला शुरू होता है, और ज्यादातर इसमें मर्द ही हमेशा हावी हो जाता है और औरत को वायलेंस का निशाना बनाता है। लो सेल्फ स्टीम, देखो अगर खवातीन के हिसाब से देखा जाए, फर्ज करो कोई लड़की है, अब उसका उसका फादर का इंतकाल हो गया, भाई नहीं है, कोई उसका रखने वाला नहीं है, कोई उसका मैका नहीं है, तो उसका टैका भी नहीं है, सही है। तो वो लड़की लो सेल्फ स्टीम में आ जाती, सॉरी, वो लड़की जो है लो सेल्फ स्टीम में आ जाती है कि यार मेरी तो
अपनी नजरों में उसकी कोई इज्जत नहीं रहती कि यार मेरा तो मैका नहीं है, मेरा टैका नहीं है, तो अच्छा कुछ और भी शेर हो जाता है कि यार इसका तो कोई पीछे है नहीं, मारो साली को। ठीक है। अच्छा, इसका बरक्स भी हो सकता है, बरक्स ये हो सकता है कि जब मर्द की सेल्फ स्टीम लो हो जाए किसी वजह से, फर्ज करो कि जिस लड़की कोई जो बंदा है जिसकी शादी हुई, वो शादी से पहले किसी और लड़की को पसंद करता था, उस लड़की ने उसको रिजेक्ट कर दिया था, वो बंदा बड़ा एग्रेसिव होता है, उसकी सेल्फ स्टीम हर्ट हुई होती है बहुत ज्यादा जब किसी लड़की से। अब वो शादी जब किसी और लड़की से करता है तो वो सारे बदले उससे ले रहा होता है, फ्रस्ट्रेशन उस पर निकाल रहा होता है, बाहर से जलील होके आता है दुनिया में, सारे पैसे कमाने जाता है आदमी, बाहर से जलील होके आता है। तो वो लो सेल्फ स्टीम की वजह से भी जो है मियाँ बीवी के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, और डोमेस्टिक वायलेंस उसमें ज्यादातर नुकसान या पिटाई जो है औरत की होती है। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है बहुत से लोगों को कि मैं कमतर हूँ। यानी आदमी जो है, फर्ज करो अगर बीवी जो है ज्यादा पढ़ी लिखी है, आपसे ज्यादा स्ट्रांग है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, उसका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, वो आपसे ज्यादा बहुत कहीं ज्यादा खूबसूरत है, आप उसके सामने इतने हैंडसम नहीं है, तो एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इंसान के अंदर शुरू हो जाता है। और वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी जो है वो की शक्ल जो है फिर वो बाद में एंगर और फिर वो वायलेंस की शक्ल में निकल रहा हो। सर वो अपना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स छुपाने के लिए छुपाने की कोशिश करता है, वो छुपा नहीं पाता बंदा, और फिर वो एंगर की सूरत में या वायलेंस की सूरत में बाहर आ जाता है। दैट इज ऑल्सो वेरी डेंजरस। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इंसान के अंदर आ जाता है, मर्द में भी हो सकता है, औरत में भी हो सकता है। ठीक है, फिर वही होता है, एक की जबान चलती है, एक का हाथ चलता है। पैट्रियार्ची। पैट्रियार्ची ये होता है कि कुछ कल्चर्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर ये बिलीव किया जाता है कि मर्द को ये राइट है कि वो औरत को एनी हाउ कंट्रोल करे। ठीक है, उसके पास कंट्रोलिंग राइट है। ये डिफरेंट एरियाज के अंदर, दुनिया के डिफरेंट एरियाज के अंदर, डिफरेंट कल्चर्स के अंदर आपको पैट्रियार्ची मिलेगा कि वो औरत को जो है अगर मतलब मर्द को ये राइट है कि वो औरत को कंट्रोल करे एनी हाउ, और वो उसके लिए उसको मार भी सकता है, उसकी पिटाई भी कर सकता है। तो वो जो एक सेंस होता है कि मैं मर्द हूं और मैं बहुत ज्यादा सुपीरियर हूं औरत के मुकाबले में, क्योंकि उसको सिखाया ऐसे गया उसके कल्चर में, तो वो फिर वही हरकत खामोखा मारता है वो औरत को अपने कंट्रोल में करने के लिए। ठीक है। साइकोटिक, कभी कभी मर्द और औरत दोनों साइकोटिक होते हैं। साइकोटिक क्यों होते हैं ये एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन है हमें नहीं पता साइको, अच्छा साइकोटिक का पता जल्दी से नहीं चलता। पागल थोड़ी है वो जो हमें नजर आए फौरन, क्या ये पागल, पागल तो बहुत से हमें पता चल जाता है पागल है, लेकिन ये पागल नहीं है, साइकोटिक्स है। मतलब एक सर्टेन सिचुएशन में ये अजीब हो जाते बिल्कुल, साइको हो जाते बिल्कुल। तो उसका रिजल्ट ये निकलता है, अगर हस्बैंड साइकोटिक है तो वो मारता है, बीवी साइकोटिक है तो वो मारती है, दोनों कर सकते हैं यहाँ तक। ठीक है ना। ज्यादातर इसमें होता है कि आदमी साइकोटिक हो जाता है, और उसके रीजंस क्या होते हैं साइकोटिक होने के, वो उसके पीछे एक अलग बिल्कुल साइकोलॉजी है, उसके पीछे हिस्ट्री है उस बंदे की अपनी या उस लड़की की। लेकिन बहरहाल वो एक सर्टेन सिचुएशन में उनका रिएक्शन देखें किस तरह का हो जाता है, फिर मारा मारी और ये वो सब शुरू हो जाता है। इनहेरिटेड डोमेस्टिक वायलेंस। मुझे याद है कुछ साल पहले फहद मुस्तफा एक पाकिस्तान के बड़े अच्छे बड़े नामवर अदाकार हैं, कभी उनका एक ड्रामा भी कभी हम कभी तुम शायद बड़ा हिट हुआ और बड़ा लोगों ने पसंद किया हानिया आमिर के साथ। उन्होंने एक ड्रामा किया था सनम बलोच के साथ। उस ड्रामे में इन्होंने ये इनहेरिटेड सॉरी, इनहेरिटेड डोमेस्टिक वायलेंस पे बात की थी, और वो ये दिखाया था कि फहद मुस्तफा के जो वालिद होते हैं वो भी अपनी माँ को मारते थे हमेशा। तो फहद मुस्तफा भी, हालांकि उनकी लव मैरिज होती सनम बलोच से, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसको मारते थे और फिर बाद में सॉरी करते थे, उनको अफसोस होता था, क्योंकि वो उन्होंने बचपन से ये चीजें देखी थी कि उनका मतलब माँ भी पिटती थी, फिर वो आराम से अपने बाप के साथ सरवाइव कर रही थी। उसको ऐसा नहीं, मतलब ये नॉर्म है, मतलब एक नॉर्मल चीज है कि आदमी गुस्से में हाथ उठाता है, औरत बाद में सरवाइव करती है, एग्जिस्ट करती है और वो भूल जाती है। ठीक है। लेकिन सनम बलोच जो है वो उसको माफ नहीं करती, ऐसा कुछ था वो ड्रामा फात मुस्तफा का, कंकर शायद उस ड्रामे का नाम था। तो बहुत माशाल्लाह फात मुस्तफा साहब बड़े अच्छे अदाकार हैं पाकिस्तान के, और बहुत अच्छे टॉपिक्स पे वो ड्रामे बनाते हैं। अभी भी इन्होंने अब जो ड्रामा बनाया था कभी हम कभी तुम, वो भी माशाल्लाह इट्स वाज अ गुड थिंग, गुड स्टफ। तो मीडिया जो है हमारा जो ड्रामा है पाकिस्तान का, वो जाहिर है हिंदुस्तान में भी बड़ा मशहूर है, इंडिया के लोग भी बड़ा पसंद करते हैं हमारे ड्रामों को। इवन इश्क मुर्शिद एक ड्रामा था बिलाल अब्बास खान का, वो भी माशाल्लाह इंडिया में उसकी बड़ी
धूम थी। ये अपने हुमायूं सईद साहब का एक ड्रामा था, उसकी बड़ी धूम थी इंडिया में। और जाहिर है वो हमारी इंडिया के साथ जो चूंकि होता ही है कि कोई भी कंट्री जिसके साथ हमारी गुफ्तगू, गाली और गाना मैच करता है ना, उस कंट्री की जो ड्रामा है वो या मूवीज है, वो हम बड़ा इंजॉय करते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि हमारी गुफ्तगू, गाली और गाना तीनों मैच करता है इंडिया के साथ। तो वो भी हमें पसंद करते हैं, हम भी उनकी मूवीज पसंद करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। और आर्ट तो आर्ट होता है, मतलब उसका कोई बॉर्डर नहीं होता। लेकिन जहर हमें चाइना की मूवीज इसलिए नहीं देखते हैं, चाइना के ड्रामे, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आते ना उनका, हमारी गुफ्तगू ना गाली और ना गाना उनके साथ मैच करता। ठीक है ना। तो खैर, वफात मुस्तफा साहब ने ये ड्रामा बनाया था, और मुझे बड़ी उम्मीद है, मेरी दुआ है कि पाकिस्तानी ड्रामा जितने भी प्रोडक्शन हाउसेज हैं वो अच्छी अच्छी चीजें थ्रू मीडिया, क्योंकि उनका बड़ा इम्पैक्ट होता है एक मीडिया का, लोगों को दिखाएं, लोगों को समझाएं, और इसी तरह काम करते रहे। अच्छा है, इंशाल्लाह, आमीन। अल्कोहल, शराब पी के, तो देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उन्होंने हमें सख्ती से मना किया इसके इस्तेमाल से, नशा करने से। ये शराब नापाक है, और ये इंसान को जो है आपे से बाहर कर देती है, एग्रेसिव कर देती है। तो जाहिर है फिर नशा करते हैं तो फिर उनको होश नहीं रहता, फिर गुस्सा आता है, फिर वो मारना शुरू कर देते हैं। बहुत सारी ड्रग्स ऐसी हैं मतलब जो आपको एग्रेसिव कर देती है। मैंने अपनी स्लीप डिप्रिवेशन में भी ड्रग्स का जिक्र किया था कि ड्रग्स तो खैर नहीं होनी चाहिए, लेकिन आजकल लोग जो है वो इसमें सुकून ढूंढते हैं बहुत ज्यादा। सही। अभी मैं इंशाल्लाह एक स्ट्रेस पे एक वो बनाने वाला वीडियो, वो भी मेरा टॉपिक था, मैं अभी आजकल उस पर काम कर रहा हूँ, बल्कि आज ही मैंने किसी क्लास में पढ़ाया भी था स्ट्रेस। तो इंशाल्लाह मैं उसमें भी फिर इस पर बात करूंगा कि ड्रग्स में लोग समझते हैं कि ये हमें स्ट्रेस से रिलीफ करता है। ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम। लेकिन ड्रग्स के इस्तेमाल से कभी कभी क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, और फिर दे दनादन शुरू हो जाती। क्या डोमेस्टिक वायलेंस के बाद इंसान आराम से नॉर्मली सरवाइव कर जाता है, कुछ भी नहीं होता? ऐसा नहीं है। कभी कभी इतना स्ट्रेस बढ़ जाता है कि डोमेस्टिक वायलेंस से निजात के लिए लोग खुदकुशी कर लेते हैं। ऐसा हुआ है, अखबारात में मैंने पढ़ा। शादी के 2 साल बाद औरत ने खुदकुशी कर ली। देखिए, कोई भी अपनी मर्जी से मरना नहीं चाहता इस दुनिया में। सब, हर कोई जीना चाहता है, जानवर भी जीना चाहता है, परिंदे भी जीना चाहते हैं, इंसान भी जीना चाहता है, जिंदगी जिसको मिली वो जीना चाहता है। खुदकुशी करने की सिचुएशन उस वक्त आती है जब इंसान ये सोचता है कि यार मेरे गम मर जाए, मेरी तकलीफें मर जाए, ये वायलेंस मर जाए मेरी जिंदगी से, इसलिए वो अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेते हैं। तो ये सुसाइड जो है, वो जब मजबूर होकर इंसान कोई करता है तो फिर सुसाइड खैर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मायूसी और कुफर है, अपनी जान लेना भी हमारे यहाँ हराम है। लेकिन बहरहाल इसका इफेक्ट हो सकता है, और ये खतरनाक। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो सकता है इंसान को। ठीक है। और ये जो है समझे कि, अच्छा, अब इसमें होता ही है कि इंसान जो है जब ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के अंदर चला जाता है, पता है वो छोटी छोटी चीज, आवाजों से डर जाता है, खौफ क्रिएट हो जाता है उसके अंदर। अच्छा, हर वक्त टेंशन में रहने लगता है, कुछ पढ़ा नहीं जाता, मतलब अगर वो स्टूडेंट है या वो टीचर है तो वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता अपने सब्जेक्ट पे। ठीक है। और एंगर बहुत ज्यादा होता है, हर वक्त गुस्से में। रेकलेस एटीट्यूड हो जाता है, यानी गाड़ी भी ऐसी चलाता है, आपको ऐसा होगा ये अभी गाड़ी कहीं ठोक देगा यार। समझ आए, रेकलेस हो जाता है। तो ये भी एक जो है इसका इफेक्ट है। डिप्रेशन, अच्छा, डिप्रेशन जो है वो स्ट्रेस की वो सिचुएशन है। देखिए, अगर किसी को स्ट्रेस होता है ना तो वो रिलीज हो सकता है, भाई मूवी देख ली, गाना गा लिया, बाहर चले गए, दोस्तों के साथ बात कर ली, स्ट्रेस खत्म हो सकता है आपका। डिप्रेशन इज दैट टाइप ऑफ स्ट्रेस, दैट क्रिटिकल स्ट्रेस, जिसके लिए आपको एक डॉक्टर की जरूरत पड़ती है।
आप उसके मेडिकेशंस के बगैर या डॉक्टर की हेल्प के बगैर इसमें से बाहर नहीं, स्ट्रेस से बाहर निकल सकते हैं, डिप्रेशन से नहीं निकल सकते। बहुत क्रिटिकल स्ट्रेस होता है, तो डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल सकते आप, समझे? ये बड़ा खतरनाक होता है, डिप्रेशन में चला जाता है आदमी, और उसको फिर एक डॉक्टर की जरूरत होती है जो उसको इसमें से निकाले। हाँ, स्ट्रेस तो खैर जाहिर, डिप्रेशन है तो स्ट्रेस तो साथ साथ होगा ही। यानी स्ट्रेस जो है, अगर अभी डिप्रेशन जो है वो ज्यादा क्रिटिकल स्ट्रेस को कहते हैं बेसिकली। खौफ ज्यादा रहना, हर वक्त डरते रहना, इसमें भी हमारी बात हो गई अभी पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर में। फियर, हर वक्त डर। आइसोलेशन, इंसान दूसरों से अलग थलग रहने लगता है और एक ही चीज सोचता रहता है कि भाई यार ये कैसे सही होगा। देखिए, इंसान का जो जो बॉडी है वो कभी भी किसी गलत चीज को एक्सेप्ट नहीं करता, ये जहन में रखिएगा। सही है? वो रेजिस्ट करती है अंदर से, यार वो उसमें से निकलना चाहता है उसमें से। ठीक है ना? क्योंकि मैंने केमिस्ट्री में कभी पढ़ा था ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, कि when stress is applied to a system at equilibrium, the system tends to change to as to minimize or release the stress। यही इंसान की बॉडी के अंदर भी होता है कि उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, और वो इक्विलिब्रियम की कोशिश ये होती है कि दोबारा इक्विलिब्रियम पे आने के लिए उस स्ट्रेस को खत्म करे। और जब वो खत्म नहीं हो रहा होता तो फिर ये सारी चीजें शुरू आती है, फियर है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, आइसोलेशन है। और इंसान फिर उसमें एंड ये होता है कि हो सकता है कि वो सुसाइडल थॉट्स पे चला जाए कि यार सबसे बेस्ट ये मर जाओ ताकि मेरे गम मर जाए। थैंक यू, आपने ये वीडियो देखी। मैं जाने से पहले उन तमाम खवातीन को एक मैसेज देना चाहता हूँ, और मैंने आज भी अपनी क्लास में भी दिया था सीए की, और बच्चों ने उसको एंजॉय किया। देखें, अल्लाह ताला ने औरत को मेंटली बहुत ताकतवर बनाया है मर्द से, पहले ये बात ध्यान में रखिएगा। समझ आया? अब होता ही है, एक लड़की थी बिल्कुल ऐसी यतीम लड़की थी, और उसके आगे पीछे कोई नहीं था। उसके शौहर से उसकी बनती नहीं थी। उसकी माँ ने उसको बोला कि चलो एक आमिल के पास चलते हैं, और वो जो है तुम्हें बताएगा कि भाई क्या करना। आमिल के पास जाते हैं, आमिल कहता है भाई देखो बात ये है कि तुम्हारा शौहर है जरा अड़ियल मिजाज का, उसको काबू में करने के लिए जरूरी है कि तुम शेर के, लायन के 3 बाल लेकर आओ, और वो तुम्हें खुद तोड़ ले उसके सर से। अब मरते क्या ना करते, समझे? तो वो बेचारी जू जाती है, और वहां पे जो लायन कीपर होता है उससे पूछती है कि भाई क्या मैं ये कर सकती हूँ? उसने कहा कर सकते हैं, आपको लायन से दोस्ती करनी पड़ेगी, दरिंदा हर वक्त दरिंदा नहीं होता। तो क्या लगे, अच्छा भाई क्या करना होगा? बोले तुम रोजाना इसके लिए गोश्त लेकर आओ शाम को 4 बजे। वो रोज शाम को 4 बजे जाती है, बहुत सारा गोश्त खिलाती है, 10-15 किलो। शेर खुश हो जाता है। फिर एक दिन उसको जू जू कीपर जो है, वो जो होता है लायन का जो केयर टेकर होता है, उससे कहता है कि तुम कल जो है थोड़ा लेट आना। तो वो 4:30 बजे जाती है, तो बोलती लायन तुम्हें जो है देखो उसकी हरकत में लगा, वो तुम्हें याद कर रहा है, उसको देख के खुश हो रहा है, उसको ऐसा है कि तुम गोश्त लेकर आओगी। तो वो जाती है, गोश्त देती है उसको। और 2-4 दिन इसी तरह। और फिर एक दिन क्या होता है, वो उसको बोलता है मैं पिंजरा खोलता हूँ, तुम पिंजरे में जाके सिर्फ गोश्त रख के आ जाना। तो पिंजरे में जाती है तो गोश्त रख के, और तो शेर उसको कुछ नहीं बोलता, आ जाती है। दूसरे दिन फिर गोश्त लेके जाती है, तो अंदर पिंजरे में जाती है, तो फिर बाहर नहीं आती, थोड़ी देर बैठती है। शेर भी उसके पास बैठ के गोश्त खाने लगता है। इतने में वो 3 बाल, शेर का हाथ फिराते फिराते 3 बाल तोड़ लेती है, और खुशी खुशी घर आ जाती है। दूसरे दिन आमिर के पास जाती है कि भाई ये शेर के 3 बाल में तोड़ के ले आई, आप ताबीज देते हैं मुझे। तो आमिर उससे कहता है कि भाई ताबीज की तुम्हें जरूरत ही क्या है? जब तुम एक शेर को काबू कर सकती हो, तो एक शौहर तुमसे काबू नहीं होता, तो उसको भी काबू कर सकती हो। तो मेरी तमाम बहनों से, मेरी बेटियों से मेरी गुजारिश है, जो जिन शादी के बाद अपने घरों में आबाद है, अल्लाह आबाद रखे, आमीन सुम आमीन, कि अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस आपके घर में होता है और आपके शौहर आप पे हाथ उठाता है और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो आप इमोशनल होने की जगह रैशनल होके सोचें कि इसमें से कैसे निकला जाए। ठीक है? औरत को अल्लाह ताला ने बड़ी ताकत दी है, उसके अंदर बहुत ताकत होती है वो, लेकिन होता ही है कि वो इमोशनल ज्यादा होती है और रैशनल कम होती है। मैं हमेशा बच्चों को भी ये बात समझाता हूँ कि जिंदगी में बहुत सारे मामला ऐसे होते हैं जो इमोशनली आप हैंडल नहीं कर सकते, आपको रैशनल होकर ही फैसला करना पड़ता है। तो वो तमाम बहनें और वो तमाम बेटियां मेरी जो अपने घरों में किसी वायलेंस का शिकार है,
और उनको समझ नहीं आ रहा, तो सबसे पहले वो इमोशंस से बाहर निकले, इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड से बाहर निकले, रैशनल होकर फिर फैसला करें कि किस तरह आपको इस मामलात को हैंडल करना है। ये मत कहें कि हम नहीं कर सकते। औरत में बड़ी ताकत होती है, वो जो चाहे और मर्द से मनवा सकती है, और अल्लाह ताला ने उसको बड़ा ताकतवर बनाया है। सही, बस सवाल ये है कि हमें अपना दिमाग इस्तेमाल करना है, दिल नहीं। हम लोग दिल से सोचते हैं, बस इसीलिए मार खा रहे होते हैं। हमें दिमाग से सोचना है। ठीक है, टेक केयर। अल्लाह करे कि इस वीडियो से किसी एक का भी अगर भला हो जाए या किसी को बात समझ आ जाए, तो मेरा जो है वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो गया। ठीक है, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बात करेंगे टॉपिक पे। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।